नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन में। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एक परिचय के बारे में। अपने पार्ट वन में हमने डिस्कस किए थे कुछ बेसिक चीजें यूपी से रिलेटेड और आज हम डीप स्टडी करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। आपके जितने भी यूपी रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवेज, एसएससी सीजीएल, लेखपाल या फिर यूपी पुलिस, सभी के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से आप 5 या 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं क्या है यूपी से रिलेटेड स्पेशल जानकारी हमारे पास। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे उन जिलों के बारे में जो यूपी में सबसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम में सिचुएटेड है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से अपने एग्जाम्स में मिलेंगे, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो या फिर सुपर टेट। तो गाइस, सबसे उत्तरी जिले की बात करी जाए तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऊपर ऑरेंज कलर का सेक्शन देख रहे हैं, ये है आपका सहारनपुर। और सहारनपुर है आपका यूपी का सबसे उत्तरी हिस्सा। और सेकेंड थिंग इसकी सबसे दक्षिणी हिस्सा है आपका, कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी हिस्सा कौन सा है, तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र आपका बिल्कुल नीचे स्काई ब्लू कलर का सेक्शन आपको दिखाई देगा, ये है यूपी का सबसे दक्षिणतम बिंदु। अब बात करते हैं आपके बलिया के बारे में। तो गाइज, बलिया जो है आपके सबसे पूर्वी हिस्सा जो है यूपी का वो है। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि यूपी का सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो वो है बलिया। बलिया कहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर का बिल्कुल पॉइंटेड सा सेक्शन है बलिया, जो बिहार और यूपी के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है गाइज आपका सबसे पश्चिमी हिस्सा। तो सबसे पश्चिमी हिस्सा है आपका यहाँ शामली। यहाँ पे आप इसे आराम से देख सकते हैं, शामली है आपका सबसे पश्चिमी हिस्सा। तो यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्सा कौन सा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के राज्य में प्रथम कौन थे। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत। दूसरी चीज है कि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है सबसे पहले राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट बहुत ज्यादा एग्जाम से आपके पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन आपका आ सकता है मुख्य न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के सबसे पहले कौन थे, तो वो थे न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है, हालांकि बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर 1% भी चांस बनता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एक आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सबसे पहले अध्यक्ष का नाम क्या था, तो वो था पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न आपका आ सकता है, बहुत कम चांसेस है गाइस, 0.1% चांसेस है, लेकिन फिर भी इसे आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले विधान परिषद के सभापति कौन थे, तो वो थे चंद्रभाल। अगला प्रश्न आपका आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे, तो वे थे विशंभर दयाल। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चांसेस बनते हैं आपके एग्जाम्स में आने के। तो उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो वो थे मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सूचना आयुक्त थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, अध्यक्ष, सभापति और लोकायुक्त और सूचना आयुक्त कौन थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्रमुख लोकगीतों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोकगीत आते हैं उसमें आता है कजरी, झूला, झपेली, होरी, फागुन, सोहर, आल्हा और लावड़ी और इसूरी भाग। तो गाइस, सबसे पहले कजरी के बारे में बात करते हैं। तो कजरी यहाँ का लोकगीत है यूपी का। उत्तर प्रदेश में कजरी वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसकी जो उत्पत्ति है वो मिर्जापुर से हुई है। सेकेंड जो प्रमुख लोकगीत है उत्तर प्रदेश का वो है झूला और होरी, फागुन और रसिया। और साथ ही साथ ये जो आपने देखे यहाँ पे झूला, होली, फागुन और रसिया, ये ब्रिज क्षेत्र के लोकगीत हैं। तो प्रमुखता ये कहाँ गाए जाते हैं, ब्रिज क्षेत्र में। जैसे आपके मथुरा हुआ है, आपका टुंडला हुआ है, तो इसके आसपास को जो एरिया जो मथुरा के आसपास है, उन सब जगहों के पास आपका झूला, होली, फागुन और रसिया गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोहर। सोहर ये पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है और ये तब गाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो किसी भी घर में पूर्वांचल में जब बच्चे का जन्म होता है तो एक लोकगीत गाया जाता है जिसे सोहर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आ सकता है। सोहर तो एक जनरल सा गीत है, पर कजरी और झूरा, होली, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस यहाँ से बनते हैं।
नेक्स्ट है आपका आल्हा। आल्हा भी बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, यूपी टेट में, प्राइमरी में। तो आल्हा गाया जाता है पूरे राज्य में, विशेषकर बुंदेलखंड में, और इसे वीर रस में गाया जाता है। वीर रस में किसे गाया जाता है? आल्हा को। और ये कहाँ गाया जाता है? विशेषतर बुंदेलखंड के आसपास के एरिया में। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला जो है आपका लावणी। लावणी जो लोकगीत है वो यूपी में गाया जाता है, और ये रुहेलखंड में जनरली गाया जाता है, और रुहेलखंड का ही ये लोकगीत है। अगला है लास्ट आपका ईसुरी भाग। तो ईसुरी भाग लोकगीत आपके उत्तर प्रदेश में प्रमुख है, और ये बुंदेलखंड में प्रमुख तौर पर गाया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और कौन सी जो नदी है उसके किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मथुरा की। तो मथुरा बसा हुआ है आपके यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है ललितपुर। तो ललितपुर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका कन्नौज। तो कन्नौज आपका अयोध्या के पास बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका जौनपुर। तो जौनपुर आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका लखनऊ। तो लखनऊ भी आपका गोमती नदी के किनारे बसा है, और इसी के नाम पर लखनऊ में एक शहर भी है, गोमती नगर। नेक्स्ट है आपका बनारस। तो बनारस आपके गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है। लास्ट है आपका प्रयागराज। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि प्रयागराज किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, क्योंकि गाइज ये थोड़ा सा माइंड ट्विस्टिंग है, क्योंकि ये दो नदी का संगम है, 2 या 3 नदियों का जो संगम है, 2 नदियों का, गंगा और यमुना। इन दोनों नदी के संगम से ये जो नदी बनी है, तो उस वहां पर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद सिचुएटेड है। ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली गंगा नदी है या फिर यमुना नदी है। तो आपको याद रखना है, जनरली यहाँ से आपको कौन कौन सा शहर पूछा जाएगा? मथुरा, आपका अयोध्या, जौनपुर, लखनऊ, बनारस या फिर प्रयागराज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख अनुसूचित जनजातियां हैं उनमें आता है बुक्सा, थारू, राजी। नेक्स्ट है जौनसारी, खरवार, महिगीर, गोंड, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया आदि। तो ये जो आपने देखा यहाँ पर, ये बेसिकली अनुसूचित जनजातियां हैं जो पाई जाती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। तो आज हम उन चीजों के, उन जनजातियों के बारे में बेसिकली बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, क्योंकि हम वो चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, थारू जनजाति ऐसी है जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछी जाती है। तो थारू जनजाति या थारू ट्राइब्स के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप स्टडी करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो थारू जनजाति आपके उत्तर प्रदेश में गोरखपुर एवं तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो आपसे पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा भी क्वेश्चन कि थारू जनजाति कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। कहाँ पे निवास करती है? तो गोरखपुर के आसपास इसका निवास क्षेत्र होता है। तराई क्षेत्र में ये सब निवास करती है। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि किस वंश के हैं? तो ये सब किरात वंश के माने जाते हैं तथा कई उपजातियों में भी विभाजित हैं। तो थारू जो जाति है, जनजाति, वो कई सारी उपजातियों में भी डिवाइडेड है। नेक्स्ट आपका कुछ विद्वानों के विचार से थार का तात्पर्य होता है मदिरा। तो थार और थारू जो है आपका मदिरा पान करने वालों के लिए यूज होता है वर्ड, इसीलिए क्योंकि ये मदिरा का सेवन पानी की तरह किया करते हैं, इसलिए ये जो थारू जनजाति है इन्हें थारू के नाम से बुलाया जाता है। ये दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है ऐसे कि कौन सी ऐसी उत्तर प्रदेश की जनजाति है जो कि दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो है आपकी थारू जनजाति। तो यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन निकल कर आता है कि थारू जनजाति कहाँ पे मोस्टली पाई जाती है? तो गोरखपुर में, गोरखपुर के तराई क्षेत्र में। किस वंश की मानी जाती है? तो किरात वंश की। और इसका नाम थारू क्यों पड़ा? क्योंकि मदिरा पान करने वाले व्यक्ति के लिए स्पेशली ये जो वर्ड है थारू वो यूज किया जाता है, इसलिए ये जो जाति है, क्योंकि ये जो जनजाति पूरी की पूरी शराब का या मदिरा का सेवन करती है पानी की तरह, इसलिए इसे हम थारू जनजाति के नाम से जानते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीजें जो आप सबको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं खरवार जनजाति के बारे में, और ये भी यूपी की फेमस प्रजाति है। तो खरवार ट्राइब के बारे में जो चीजें आपको जाननी जरूरी है वो ये है गाइस, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में खरवार जनजाति निवास करती है, और इसका जो मूल क्षेत्र है वो बिहार का पलामू क्षेत्र है, और 18,000 जो क्षेत्र है उनमें डिवाइडेड है।
अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं और जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो यूपी की सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है थारू। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यूपी SSSC में पूछा जाता है कि यूपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है थारू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि यूपी की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है, तो वो है बागपत। सबसे बड़ी कौन सी है, थारू, और सबसे छोटी कौन सी है, बागपत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि यूपी की न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो ऐसी जनजाति जो यहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती है, न्यूनतम पाई जाती है, वो है वन रावत। नेक्स्ट है आपका यूपी का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत वाला क्षेत्र, तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र आपका एक ऐसा जिला है जहां पे मैक्सिमम अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत में पाई जाती है। अगला जो कंटेंट है आपका यूपी का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला, तो वह है बागपत। ऐसा जिला जहां पे सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, वह है बागपत। अगला जो प्रश्न आपका बनता है यूपी से, वो है यूपी का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वह है बागपत। नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है, तो 0.57%। गाइस ये आपका जो नंबर है वो एक आध 10 साल में इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है, तो 0.57। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगली बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं, चाहे आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हो, आपका SSC हो, आपका रेलवे हो, आपका यूपी SSSC हो। तो ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है। प्रश्न है सबसे पहला, 21 फरवरी को आरंभ हुई किशोरियों के लिए नई योजना क्या है। तो 21 फरवरी को जो योजना आरंभ हुई थी वो है स्कीम फॉर एडोलेसेंस गर्ल्स। तो आपको याद रखना है कि 21 फरवरी को जो भी योजना आरंभ हुई थी उसका नाम है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, यानी कि ऐसी स्कीम जो कि यानी कि एडल्ट लड़कियों के लिए बनी है, तो उसका नाम रखा गया है स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ सकता है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है। गाइस ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इसको आपको स्पेशली ध्यान में रखना है क्योंकि याद करने वाला प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला प्रश्न है आपके लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ स्थित है, तो वही है आपके लखनऊ में। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका बन सकता है एग्जाम्स में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह है आपका झांसी में। फिर से एक बार आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो वह आपका झांसी। अगला प्रश्न आपका बन सकता है, भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है वाराणसी में। तो ये चीज आपको याद रखनी है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी कहाँ है, लखनऊ में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ पर है, तो वह है झांसी में। भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है वाराणसी में। तो इन सब चीजों का आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके। तो प्रश्न संख्या 5 है, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था, तो ये 1981 में, इसे आपको याद रखना है। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपी टेट में आ भी चुका है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह है मथुरा में। इसे आपको याद रखना है कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो यह है मथुरा में। अगला प्रश्न है आपका, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है लखनऊ में। तो एक तो आपको याद रखना है बकरी अनुसंधान और दूसरा आपको न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका बन सकता है, लेदर पार्क किस जिले को कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे आपको लॉक कर लेना है अपने माइंड में। लेदर पार्क किस जिले को कहा जाता है, तो आगरा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो यह है आपका नोएडा में। इसे भी आपको याद रखना है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, आपका नोएडा में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका जो आपके जिले जो आपका आ सकता है यूपी से रिलेटेड, राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो वह है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहां पर आंवले का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13,
उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? तो वो है ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपका जो एग्जाम में बन सकता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो वह है गौड़ समूह में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनजाति पाई जाती है वो है आपकी गौड़ समूह में। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज में कौन सी सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, तो वो है आपकी थारू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो वो है बुलंदशहर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है बहुत ही ज्यादा। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? तो वह आपका बुलंदशहर। तो गाइस यहाँ खत्म होती है हमारे यूपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा होगा। और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी ऐसा प्रश्न है जो आपको डाउटफुल लगता हो, जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त।